हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग फर्मेंटेशन रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग जस्ट ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या है, उसका बेसिक डिजाइन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फर्मेंटर, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड वर्जन में मीन्स जस्ट ओवरव्यू में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके आने वाली वीडियो में हम लोग इन्हीं चीजों को और डिटेल व्यू में देखेंगे जो कि आपको हेल्पफुल होगा अगर आप किसी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर आप लैब स्केल में फॉर ड्यूरिंग स्टडीज के में भी आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे। सो आपके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है बेसिक डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। अभी सबसे पहले हम लोग फर्मेंटर के बारे में जानने से पहले हमें फर्मेंटेशन जाना जरूरी है, बिकॉज फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ये हमारा फर्मेंटर यूज होता है। सो फर्मेंटेशन क्या है हमें ये पता होना चाहिए। सो अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, सो फर्मेंटेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम्स। कोई एंजाइम्स, कोई सेल्स, कोई बायोमोलिक्यूल्स, अगर इसका यूज करके कोई सबस्ट्रेट इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, इट्स नोन एज फर्मेंटेशन। बेसिकली फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो होता है या फिर हम लोग एसिड प्रोड्यूस करते हैं या अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर देयर, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन विच फर्मेंटेशन प्रोसेस अकर्स एंड वहां पर हम लोग इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सो इसी फर्मेंटेशन को हम लोग डिस्कस करते हुए फर्मेंटर क्या है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मैं सिंपल सा जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है, एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंज, जो क्या करता है, केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है। एंड इस केमिकल चेंज की प्रोड्यूस प्रोडक्ट, इस केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उस प्रोडक्ट को हमारे लिए यूजफुल होता है। सो इट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स और सेल। सो केमिकल चेंजेस होता है किसके थ्रू होता है, किसी एंजाइम, किसी सेल, किसी बैक्टीरियल मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होता है, हम उसको चेंजेस करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। तो ये था बेसिक्स अबाउट फर्मेंटेशन। हम लोग इस वीडियो में फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल में नहीं देखेंगे, किसी और वीडियो में मैं फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है। तो चलिए अगर आपको मैं लेमैन में बताऊं तो फिर से यहाँ पर एक सबस्ट्रेट होता है मीन्स मीडिया होता है जिसमें हम लोग किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोमोलिक्यूल को इनोकुलेट करते हैं, उसके अंदर ग्रो करते हैं। एंड वो ग्रो करने के बाद क्या करता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोमोलिक्यूल, ये इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। ना ये सारी चीजें होती हैं एक वेसल में और उस वेसल को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर या बायो रिएक्टर। सो हमारा आज का जो फोकस है ये इसी पर है, फर्मेंटर और बायो रिएक्टर पे। ना लोगों को डाउट होता है कि व्हाट इज फर्मेंटर एंड व्हाट इज बायो रिएक्टर। एक उसके बीच में अगर मैं क्लियरेंस दूं, तो जो फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर इट इज बेसिकली यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियल किलिंग। जब हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं, किसी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, इकोलाई या अदर बैक्टीरिया का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो वहां पर हम लोग उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम लोग उसे उस वेसल को फर्मेंटर बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग अदर देन बैक्टीरिया और इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स या किसी एनिमल सेल्स, एंजाइम को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो वहां पर हम लोग उसको टर्म देते हैं बायो रिएक्टर। तो डिफरेंस ये कि वेसल है, अगर हम लोग उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करके अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं सो इट विल बी अ फर्मेंटर। और अगर हम लोग अदर देन बैक्टीरिया और इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, किसी सेल, किसी एंजाइम को लेकर अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, सो उसे हम बोलते हैं बायो रिएक्टर। आई होप आपको फर्मेंटर और बायो रिएक्टर का बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ना अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो कि फर्मेंटर। ना एक क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे किसी भी वेसल को फर्मेंटर नहीं बोलोगे। फर्मेंटर बोलने के लिए उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए।
वो कौन कौन सी क्वालिटी जो एक बेसिक फर्मेंटर के पास होनी चाहिए, पहले हम लोग वो देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि फर्मेंटर क्या होता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्मेंटर, यहां पर मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया है, एक एक के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहला, इट विल बी कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर नंबर ऑफ डेज। बिकॉज क्या होता है, जो फर्मेंटेशन होता है ये लॉन्ग टर्म में होता है। समटाइम इट्स टेक 1 डे, समटाइम इट्स टेक 2 days, 3 days, और इफ वी आर ग्रोइंग एनिमल सेल्स और मैमेलियन सेल्स पे हम काम करते हैं, सो इट्स ले फॉर अराउंड 40 days, 50 days के लिए वो पूरा प्रोसेस चलता है। तो इतने टाइम तक वो कैपेबल होना चाहिए कि वो वेसल ऑपरेट कर सके। ऐसा नहीं कि मैंने फर्मेंटेशन स्टार्ट किया एंड बाद में कुछ ऑपरेशन वेसल में ही प्रॉब्लम आ गया। तो इसके लिए जो फर्मेंटर है उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो कैपेबल होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए रेडी हो। सेकेंड, उसके पास एडिक्वेट एयरेशन एजिटेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अब ये एयरेशन एंड एजिटेशन क्यों रिक्वायर्ड है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके, अगर हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, सो वी नीड ऑक्सीजन फॉर देम, सम गैसेस आर नीड। तो उस एयर के लिए वहां पर प्रॉपर एयरेशन एंड एजिटेशन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट, लो पावर कंजम्पशन हो चाहिए। जो कंजम्पशन है लॉन्ग टाइम चल रहा है, तो जो पावर का कंजम्पशन है वो मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉस्ट, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो ना बढ़ जाए। बिकॉज हमें अल्टीमेटली कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा कॉस्ट ना बढ़ जाए। अगर हमारा ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया तो हमारा प्रोडक्ट का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो उसको ध्यान में रखते हुए जो पावर कंजम्पशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। सेकेंड, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए। बिकॉज बहुत ही मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसपे ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमली ग्रो करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और वो हमें मेंटेन करना पड़ता है टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सैंपलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सैंपल ना निकाल पाए, बिकॉज जब हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं सो हम एक प्रॉपर इंटरवल पर कितना ग्रोथ हुआ ये हमें चेक करना पड़ता है। तो वो चेक करने के लिए वी शुड हैव अ सैंपलिंग फैसिलिटी, कि जहां से हम लोग सैंपल निकालें, उसको एनालाइज करें कि यस वी आर आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज ग्रोइंग और आवर ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग और नॉट, कोई कंटामिनेशन तो ग्रो नहीं हो रहा है। तो वो हम लोग साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने के लिए हमें सैंपलिंग फैसिलिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सैंपलिंग फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन लॉस होना चाहिए। इवेपोरेशन लॉस बहुत ही नील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने मीडिया डाला एंड मीडिया ही मेरा इवेपोरेट हो रहा है, तो वो भी मेरा लॉस होगा, क्योंकि मीडिया विल बी कॉस्ट होगा और कॉस्ट का लॉस होगा। सो जितना कम से कम इवेपोरेशन हो उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट, मिनिमम लेबर ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही फर्मेंटर को चलाने के लिए वी नीड लॉट्स ऑफ पीपल, सो देयर विल बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस वेसल। बहुत ही लोग, एक या दो लोग मैक्सिमम टू ऑपरेट दिस। नेक्स्ट, स्मूथ इंटरनल सरफेस होना चाहिए। अब ये स्मूथ होना क्यों होना चाहिए? देखो, स्मूथ होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कहीं पर भी समझो वेसल्स के अंदर ऐसे कॉर्नर्स मिल गए, अब ऐसे समझो वेसल्स में कॉर्नर मिल गए, तो इन कॉर्नर रीजन में, इस कॉर्नर रीजन में क्लीनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पर एयर पहुंचाना, टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा एंड इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको रिमूव करने के लिए वी शुड हैव कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी चीज का मीन्स कोई चीज हॉल्ट नहीं होगा, सो प्रॉपर क्लीनिंग में भी इजी होगा और किसी टाइप का कंटामिनेशन ग्रो नहीं होगा। इसीलिए स्मूथ सरफेस को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लैट जॉइंट। हम लोग जॉइंट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उसको वेल्ड करते हैं जिससे कि वो स्मूथ सरफेस हो एंड किसी भी टाइप का क्लीनिंग करने में या कोई भी अनयूजर ऑब्जर्वेशन या ग्रोथ वहां पर न हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, उससे हम लोग जो हमारा फर्मेंटर है उसको हम लोग स्मॉल स्केल के साथ साथ में उसको जियोमेट्री को हम लोग लार्ज स्केल में भी बना सके। बिकॉज फर्मेंटेशन हम लोग डायरेक्ट एक लार्ज स्केल पे नहीं करते, हम लोग पायलट स्केल पे करते हैं एंड देन वी मूव टू द लार्जर स्केल। तो वो ऐसे मटेरियल्स होना चाहिए जिससे हम लोग स्मॉल स्केल भी बना सकें एंड लार्जर स्केल भी बना सकें। तो ये था बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ फर्मेंटर की। इतनी चीजें तो होनी चाहिए कि वो नंबर लॉन्ग टर्म में ऑपरेटेड हो जाए, एरेशन, एजिटेशन,
लो पावर कंजम्पशन हो, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, सैम्पलिंग फैसिलिटी होना चाहिए कि मैं प्रॉपर उसको साइमल्टेनियस पे जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है उसको मैं एनालाइज भी करते रहूँ कि ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं। इवापोरेशन लॉस बहुत ही कम होना चाहिए, मिनिमम लेबर ऑपरेशन रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, और लास्ट में ऐसा मटेरियल का होना चाहिए जिससे हम लोग स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल दोनों जियोमेट्रिक हम लोग बना सकें। तो ये था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्मेंटर। यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक फर्मेंटर का डिजाइन भी यहाँ पे बना के दिखाया हूँ, मीन्स डायग्राम इज देयर जहाँ पर ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर सैम्पलिंग की फैसिलिटी भी है, देन इम्पेलर है, स्टराइल लेयर है, एयर स्पार्जर है, ये सारी चीजें क्या हम लोग आगे देखेंगे, बट ये बेसिक चीजें फर्मेंटर में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हमारा व्हाट इज फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या है? ये बेसिकली क्लोज्ड वेसल है जिसके पास सारे सपोर्टिव एक्सेसरीज हैं। इस पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, एंड टर्बिडिटी सेंसर है, ऐसी बहुत सारी इनलेट सैंपलिंग है, इनलेट वेंट, बहुत सारी चीजों से लेस है। सो ऐसा वेसल जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है उसे हम बोलते हैं फर्मेंटर। और हाँ, ये यूज होता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ के। सो फर्मेंटर आर क्लोज्ड वेसल। फर्मेंटर क्या हो गया? ये क्लोज्ड वेसल है जिसके पास ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिव एक्सेसरीज है टू प्रोवाइड aseptic कंडीशन एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन। नाउ यहां पर दो टर्म है। नंबर वन इज असेप्टिक, असेप्टिक, दूसरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट आप समझ गए कि हाँ टेम्परेचर कंट्रोल है, पीएच कंट्रोल है, एरेशन कंट्रोल है। असेप्टिक मींस क्या है? वहां पर ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही लेस हो। अब ये फर्मेंटर अलग अलग साइज के होते हैं। सम जब हम लोग R&D लेवल पे करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हम बहुत ही स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं, अबाउट 1 to 2 लीटर का फर्मेंटर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको स्केल अप करते हैं तो स्केल अप करने पे वो अराउंड 5 लाख लीटर का, इवन मोर 1.2 मिलियन लीटर, बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स बनते हैं। तो ये था बेसिक अबाउट फर्मेंटर के बारे में। नाउ आते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स इस फर्मेंटर, ये जो वेसल है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है? कूलिंग जैकेट एंड हीट एक्सचेंजर। नाम ही है कूलिंग जैकेट, मीन्स ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? उसके पास एक न्यूट्रिएंट लाइन एंड इनोकुलेशन लाइन होनी चाहिए। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन होते हैं। सब में एक फेड बैच टाइप का होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो फीड बैच वाले में हमें न्यूट्रिएंट पोर्ट होना चाहिए, इनोकुलेशन के लिए एक अलग से लाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंट प्रोब्स एंड सेंसर्स आर अटैच होने चाहिए, पीएच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स, सो डिफरेंट सेंसर शुड बी अटैच टू द फर्मेंटर। हम लोग जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें एक फर्मेंटर से एसोसिएटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, सैंपलिंग पॉइंट होना चाहिए, एजिटेटर इम्पेलर होना चाहिए, बैफल्स होना चाहिए। अब बैफल्स क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन स्पार्जर होना चाहिए, मैकेनिकल सील होना चाहिए, और थर्मोसाइफन पॉट होना चाहिए। तो दीज आर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, देयर आर सम मोर, बट यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊं कि दीज कंपोनेंट शुड बी नेसेसरी, शुड बी अटैच टू द फर्मेंटर। ये फर्मेंटर से ये सारी चीजें अटैच होनी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं अबाउट कूलिंग जैकेट। फर्स्ट, कूलिंग जैकेट एंड हीट एक्सचेंजर का क्या रोल है? तो पहला है कूलिंग जैकेट एंड हीट एक्सचेंजर। कूलिंग जैकेट, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्मेंटर के बाहर में आपको एक बाहर जैकेट दिख रहा है। ये रेड कलर का जो मैं यहाँ से लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज जैकेट। अब ये जैकेट के अंदर क्या होता है, हम लोग चिल वाटर सप्लाई, चिल वाटर मतलब कूल वाटर का रीसर्कुलेट करते हैं। एंड इससे क्या होता है, ये सर्कुलेशन टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड फर्मेंटर वी कवर्ड विद जैकेट। इसको हम बाहर से जैकेट से कवर किया है, और उस जैकेट में हम लोग पानी रिसर्कुलेट करते हैं, चिल्ड वाटर रिसर्कुलेट करते हैं, जिससे जो जो वेसल है, जो फर्मेंटर है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता। इनसाइड जैकेट चिल वाटर सर्कुलेट, क्या होता है वहां पे? चिल वाटर सर्कुलेट होता है जो मेंटेन करता है डिजायर्ड टेम्परेचर। हमें जितना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चिल वाटर का सर्कुलेट करते हैं। ऑल्सो जब हम लोग मीडिया को स्टरलाइज करते हैं या वेसल को स्टरलाइजेशन के टाइम पे हम लोग इसमें रॉ स्टीम
स्टीम पास करते हैं। अब ये स्टीम की वजह से क्या होता है, वेसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो टेम्परेचर ऑब्टेन करता है 121.5 डिग्री सेल्सियस का। तो ये टेम्परेचर अटेन करने के लिए भी हम लोग इस जैकेट का यूज करते हैं। सिमिलरली ये हमें आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये था जैकेट के बारे में। नाउ ये जो जैकेट बना होता है इट्स मेड अप ऑफ एसएस, स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, ये जैकेट बना होता है। नाउ देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एसएस अराउंड 304 एंड 316। ये दो ग्रेड के एसएस स्टेनलेस स्टील होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर मेकिंग जैकेट। सो जैकेट के लिए वी आर यूजिंग वन ऑफ देम अराउंड 304 टाइप ऑफ एसएस विच आर यूज्ड फॉर जैकेट के प्रोडक्शन के लिए। तो ये था अबाउट कूलिंग जैकेट एंड हीट एक्सचेंजर के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट लाइन एंड इनोकुलेशन लाइन। नाउ न्यूट्रिएंट लाइन या इनोकुलेशन लाइन जस्ट ये एक पोर्ट होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटर में कोई चीज एंट्री करते हैं, न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं या इनोकुलेशन को ऐड करते हैं। फॉर स्मॉल स्केल जो अराउंड 10 to 15 लीटर के फर्मेंटर होते हैं वहां पर ये पोर्ट डायरेक्ट पोर्ट होता है एंड सेप्टम होते हैं। सेप्टम मीन्स कवरिंग होता है जिसको हम लोग ओपन करके हम लोग इनोकुलेशन को ऐड करते हैं, या फिर डिफरेंट वॉल्व्स आर देयर, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलेशन वहां पर फर्मेंटर में ऐड करते हैं। बट जब ये स्केल लार्ज अप होता है, लार्ज स्केल के लिए देयर आर डिफरेंट सेपरेट लाइन होता है जो कि इनोकुलेशन लाइन अटैच होता है, जिसमें हम डायरेक्ट ऑटोमेटेड सिस्टम में वो इनोकुलेशन या फीड बैच फीड हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर इनोकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये एक पोर्ट की तरह काम करता है, ये एंट्री पॉइंट होता है जो कि एडिशन करता है किसका, इनोकुलेशन का या फिर फीड का इन फीड बैच टाइप ऑफ फर्मेंट। नेक्स्ट है प्रोब्स। ये डिफरेंट प्रोब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोब्स भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पे देखो आपको फर्मेंटर दिख रहा है एंड ये सब प्रोब्स, दीज आर प्रोब्स विच आर अटैच टू द फर्मेंटर। ये सब क्या है, फर्मेंटर से अटैच हुए प्रोब है। तो इनका रोल क्या होता है कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड करते हैं कि जब हमारा फर्मेंटेशन चल रहा है उस टाइम पे पीएच कितना है, डीओ कितना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, टर्बिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है। ये सारे प्रोब हम लोग इसलिए एसोसिएटेड करते हैं विद दिस फर्मेंटर एंड वो फर्मेंटर हमें ऑनलाइन रिकॉर्ड देता है कि यस इस टाइम पे इतना टेम्परेचर है, इतना उसके अंदर डीओ है, इतना टर्बिडिटी। सो उसके हिसाब से हमें रेगुलेशन करने में, एक फर्मेंटेशन करने में ईजी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रोब्स के बारे में कि प्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। इसी की वजह से हम लोग एक ट्रेंड भी में फॉर्म करते हैं। आप अगर देखोगे, हम लोग आगे लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड के बारे में, कि ट्रेंड क्या होता है कि जब एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है तो उस समय किसी एक टेम्परेचर या सेंसर में कैसा ग्रोथ दिख रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे मूवमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए एक ट्रेंड फॉर्म होता है और उस ट्रेंड से हम चीजें पता करते हैं कि यस प्रॉपर चीजें चल रही या नहीं। नेक्स्ट है एजिटेटर एंड इम्पेलर। अब ये एजिटेटर एंड इम्पेलर क्या है, इसका क्या रोल है वो देखते हैं हम लोग। सो फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए इट नीड ऑक्सीजन और एयर चाहिए उसे प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, और ये प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये एजिटेटर या इम्पेलर। तो देखो यहाँ पे मैंने एजिटेटर, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट है एजिटेटर, ये एजिटेटर है एंड उसी को मैंने बाहर यहाँ पे दिया है। सो एजिटेटर इज मेड अप ऑफ मोटर है, उसका स्पीड मोटर होता है, मैकेनिकल सील होता है। अब मैकेनिकल सील क्या है मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। देन एक लंबा सा शाफ्ट होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके बेस पे अटैच होता है इम्पेलर। तो इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है एजिटेटर जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू द ऑर्गेनिज्म। इसका यूज क्या है, ये गुड मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। सेकंड मास फ्लो ट्रांसफर, मास ट्रांसफर करने में क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऑल्सो ये क्या करता है, ब्रेक द बबल, ये शेयर कंडीशन स्ट्रेस प्रोवाइड करता है जिससे अगर कोई एयर पॉकेट, जो मीडिया, यहाँ पे इसके अंदर मीडिया भरा होगा तो इसके अंदर पॉकेट्स, एयर पॉकेट्स जनरेट हो जाते हैं, तो उस पॉकेट को ब्रेक करने के लिए भी ये एजिटेटर या इम्पेलर बहुत ही यूजफुल होता है।
जिसके यहाँ पे जो इम्पेलर है ये रोटेट करता है इस मोटर के थ्रू, एंड जिसमें भी एयर पैक पॉकेट्स है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैकेनिकल सील। अब आपको पता है कि जब कभी भी एक मोटर घूमेगा सो इट नीड्स लुब्रिकेंट, उसको लुब्रिकेंट चाहिए बिकॉज हीटिंग होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम तो डायरेक्ट लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारा अगर मैं यहाँ पर मैं सम लुब्रिकेंट यूज करता हूँ तो वो हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उस लुब्रिकेंट को ना यूज करने के लिए वी आर सम थिंग्स इज देयर, इसको बोलते हैं मैकेनिकल सील होता है। एक मैकेनिकल सील यहाँ पर है, एंड ये मैकेनिकल सील के अंदर क्या होता है, वाटर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंडेंस वाटर फ्लो होता है, एंड कंडेंस वाटर फ्लो होने से वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो हम लोग लुब्रिकेंट नहीं यूज कर सकते, इसके हम लोग कंडेंस वाटर को यूज करते हैं। वो भी कंडेंस वाटर हम लोग स्टीम को डायरेक्ट चिल वाटर देके उसको कूल करते हैं, एंड फिर इस मैकेनिकल सील में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसर्कुलेट करते हैं, एंड वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जिससे हमारा मोटर प्रॉपरली वर्क करता है। तो मैकेनिकल सील्स के बारे में आगे भी है, जस्ट यही कॉन्सेप्ट है कि वो एक लुब्रिकेंट, कंडेंस वाटर उसमें रिसर्कुलेट होता है जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिटेटर्स आर देयर, यहाँ पर बहुत सारे टाइप के एजिटेटर हैं, जैसे डिस्क टरबाइन, वेन डिस्क, ओपन टरबाइन एंड मरीन प्रोपेलर। अब डिस्क टरबाइन क्या है, आपको मैं अगर सिंपल एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर एक डिस्क है, इस डिस्क से सम इम्पेलर्स आर अटैच, ऐसे देखो ये ऐसे यहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, एंड ये घूमेगा। सो इस टाइप का जो एजिटेटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क टरबाइन। नेक्स्ट है वेन डिस्क। वेन डिस्क क्या हो गया, वहां पर एक गोल सा प्लेट होता है, एंड इस प्लेट के नीचे सारी चीजें ऐसी अटैच होती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डिस्क है, जस्ट मिनट, ये डिस्क है, एंड इस डिस्क के नीचे देखो आपको प्लेट्स, ये डिस्क है उसके नीचे आपको ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं। तो इस टाइप का जो इंपेलर होता है, एजिटेटर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेन डिस्क एजिटेटर। नेक्स्ट है ओपन टरबाइन। ओपन टरबाइन भी सेम एज ए डिस्क टरबाइन है, बट ये क्या है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था 90 डिग्रीज पे अटैच था, वो सर्टेन एंगल्स पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, सर्टेन एंगल्स पे वो अटैच होते हैं और वो मूव करते हैं। अब लास्ट है मरीन प्रोपेलर, वहां पर भी सर्टेन एंगल्स पे ही है वो, बट ये डायरेक्ट जो शाफ्ट है, जो शाफ्ट होता है उससे ही ये डायरेक्ट अटैच होता है। बाकी चीजें कैसी थी, शाफ्ट था, नीचे एक बेस था, एंड इस बेस से ये सारी चीजें अटैच थी। सो इस तरह से ये चार टाइप के एजिटेटर होते हैं। अब डिफरेंट कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, कौन से कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप के एजिटेटर्स को हम लोग यूज करते हैं। तो जैसा ऑपरेशन रहेगा उस टाइप के एजिटेटर को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बैफल्स। बैफल्स अगर आपको देखो तो ये आपको फर्मेंटर दिख रहा है, उसमें देर आर सम वेरी फाइन, ये आपको देखो ये है बैफल्स, मीन्स सम रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने के लिए। बिकॉज क्या होता है, जब मीडिया घूमता है, जब मीडिया रोटेट होता है तो इट फॉर्म वोटेक्स, एंड वोटेक्स की वजह से प्रॉपर एरेशन नहीं होगा। सो उस एरेशन को, उस वोटेक्स को ब्रेक करने के लिए सम प्लेट्स आर देयर। सो वो प्लेट्स क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। ये पूरे फर्मेंटर के हाइट का 1/10, उसके डायमीटर का 1/10 साइज का होता है। मीन्स अगर 10 सेंटीमीटर का आपका फर्मेंटर है सो उसका 1 सेंटीमीटर का बैफल होगा, या 10 मीटर का आपका फर्मेंटर है तो 1 मीटर का आपका बैफल होगा। तो बैफल आर यूज टू ब्रेक द लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो को ब्रेक करता है जिससे मिक्सिंग प्रॉपर होता है। अब बैफल्स क्या होते हैं, दे आर मेटल स्ट्रिप्स होते हैं जो कि 1/10 ऑफ द वेसल्स डायमीटर होते हैं, और अटैच रेडली होते हैं। आपको देखो रेडली अटैच है, रेडली क्या यहाँ पे अटैच है। कूलिंग को और इफेक्टिव करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, समटाइम्स इसको हम लोग कूलिंग कूलिंग कॉइल से अटैच कर देते हैं, जिससे फर्मेंटर के टेम्परेचर को अटेम्प्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इज स्पार्जर। स्पार्जर क्या करता है, ये भी एयर को प्रोड्यूस करता है, एयर इंट्रोड्यूस करता है इनसाइड द लिक्विड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्जर होते हैं, जैसे यहाँ पे पोरस स्पार्जर है, जहाँ पे सारे इसमें पोर्स होते हैं, एंड इस पोर्स के थ्रू क्या होता है, एयर क्या होता है, इंटर करता है इनटू द लिक्विड। ये हमेशा हमेशा बॉटम पर होता है। आपको स्पार्जर दिखेगा तो आपको हमेशा बॉटम पर ही स्पार्जर देखो दिखेगा, यहाँ से बॉटम पे स्पार्जर होता है, जहां से क्या होता है, एयर मीडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्जर है। पोरस स्पार्जर, जहां पे देखो पोरस मटेरियल्स के बने हुए हैं, सारे पोर्स है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, एयर मूव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज ओरिफाइस स्पार्जर। ओरिफाइस में क्या हो गया, यहाँ पर देखो आपको एक सिंगल ओरिफाइस मिल रहे हैं, सिंगल होल मिल रहा है, एंड उसके थ्रू क्या होता है, एयर रिलीज होता है इनटू द लिक्विड मीडियम। एंड लास्ट में है नोजल स्पार्जर, जहां पर हम लोग स्टीम का कनेक्शन होता है, एंड वहां से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम इनलेट सक्सेस, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नोजल के थ्रू भर भर के क्या होता है, स्टीम एयर क्या होता है, इनटू द मीडिया में प्रोड्यूस होता है, मीडिया में छोड़ा जाता है। तो ये था अबाउट बेसिक डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। आई होप आपको फर्मेंटर के बारे में बेसिक पता चल गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल वर्जन में एक एक चीजों के बारे में डिटेल देखेंगे, किस तरह से एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या एक बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में किस तरह से यूज होता है, या पायलट स्केल पर किस तरह का फर्मेंटर होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और किन चीजों को ध्यान में रख के फर्मेंटर को बनाया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।